तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशि शर्मा पढ़ने वाले चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अब तक भारतीय संविधान के पृष्ठभूमि और संविधान को लागू करने तक के बारे में पढ़ा। ठीक है, कैसे कैसे संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया और संविधानों को लागू किया गया। ठीक है, संविधान जैसे कि आप जानते हैं, संविधान के निर्माण के पश्चात इसमें टोटल कितने थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। ठीक है, संविधान निर्माण के समय इसमें कितने थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग। ठीक है, तो अब हम टॉपिक वाइज अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक, ठीक है, विभिन्न आर्टिकलों को सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, क्रमानुसार इनको हम गहनता से विस्तार पूर्वक इनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है वो क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या बताया गया है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ व उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, इसके अंतर्गत हम विभिन्न अनुच्छेदों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, इनके बारे में गहराई से जानेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 में हम पढ़ेंगे भारत और राज्यों का संघ। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ। ठीक है, भारत के जितने राज्य है, ठीक है, उनको समूह कहने की बजाय समूह कहने के स्थान पर क्या कहा गया है कि भारत जो है ये एक राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ, ना कि एक समूह है। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपको उदाहरण दूं कि एक परिवार में क्या है? पिता। ठीक है, उसके बाद उसके कुछ लड़के, यानी कि ये मान लो उदाहरण के तौर पर कि उसके 1 2 3 4 और 5 लड़के और छठी एक ये है लड़की। ठीक है, तो भारतीय संविधान की रूपरेखा कुछ इस प्रकार समझी जा सकती है। जैसे पिता क्या हो गया? संघ। ठीक है, इसको हम संघ का दर्जा दे देंगे। और जो इसके पुत्र है, ठीक है, ये क्या है? इसके राज्य। ठीक है, ये क्या है? राज्य। ठीक है, लड़की भी। तो पिता, ये संपूर्ण क्या है? एक फैमिली है। ठीक है, क्या है? एक परिवार है। और पिता ने तय किया कि सभी जितने इसकी संतानें हैं वे पिता से अलग नहीं होंगे, लेकिन इनको प्रशासनिक सुविधा यानी कि इनकी आजीविका के लिए पिता ने इनको क्या किया? इनको संसाधन उपलब्ध कराए। ठीक है, क्योंकि ये क्या हुआ? पिता से अलग हो गई। तो 1 2 3 4 5 और 6 जितने भी इसकी संतानें हैं रहेंगी तो ये पिता में ही। ठीक है, पिता ने तय किया कि आप जो है वे मुझसे अलग तो हो गए नहीं। ठीक है, बल्कि आपकी आजीविका चलाने के लिए, आपको रोजगार काम धंधा करने के लिए मैं आपको क्या करता हूँ? कुछ संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध करा देता हूँ। ठीक है, आप भी कमाओ और जो मैं कमाऊंगा उसमें से आपको भी उसका हिस्सेदार बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सेम यही अवधारणा कहाँ है? भारत के संघ और उसके राज्यों के बारे में। ठीक है, वो कैसे है कि भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का एक संघ। ठीक है, यानी कि भारत क्या हो गया? पिता, और जो राज्य है वे इसके पुत्र के समान माने जाएंगे, क्योंकि संघ क्षेत्र से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है, राज्य जो है वो संघ के अंतर्गत आएंगे, यानी कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यों का एक संघ है। और भारत यानी कि संघ अगर चाहेगा, भारत की जो संसद है अगर वो चाहेगी तो राज्यों में
परिवर्तन भी कर सकती है, उसको संपूर्ण अधिकार दिए गए। ठीक है, तो अगले अनुच्छेद 2 में हम क्या पढ़ेंगे, संघ में नए राज्यों का प्रवेश व गठन के बारे में। ठीक है, कौन कौन से नए राज्य आएंगे और उनका गठन कैसे किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 3 में हम पढ़ेंगे नए राज्यों के निर्माण व परिवर्तन से संबंधित। ठीक है, अनुच्छेद 4 में इनसे जो संबंधित जितने भी अधिनियम है उनको हम 368 आर्टिकल के अंतर्गत संशोधित नहीं करेंगे। ठीक है, यानी कि इन सभी का क्या होगा, साधारण बहुमत और साधारण विधायिक प्रक्रिया द्वारा हम इनको संशोधित कर सकते हैं, लेकिन 368 के अंतर्गत इनको संशोधित नहीं माना जाएगा क्योंकि वो एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा अनुच्छेद हम पढ़ेंगे क्या, देखिए अनुच्छेद 1 से, जो अनुच्छेद 1 है ना, यानी कि भारत राज्यों का एक संघ, जो ये एक अनुश्रुति है, मतलब जो एक उक्ति है अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाएगा कि भारत जो है एक संप्रभु इकाई है। ठीक है, एक संप्रभु स्वतंत्र राष्ट्र है, और अगर चाहेगा तो भारत के जो मतलब आसपास के जो क्षेत्र है जिन पर किसी अन्य देश का कब्जा नहीं है, उनको भी ये क्या कर सकता है, अपने अधिग्रहण कर सकता है उनका भी। ठीक है, और एक नया राज्य उसको स्थापित कर सकता है। और जैसे विभिन्न रियासतें थी उस टाइम पे क्या थी, जब हमारा देश आजाद हुआ ना, तो कुल मिलाकर लगभग 552 क्या थी, रियासतें थी भारत में। ठीक है, और जिनको एकीकरण करने में, यानी कि भारतीय रियासतों को इकट्ठा करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो इसके अंतर्गत एक रियासती मंत्रालय यानी कि रियासती आयोग बनाया गया। ठीक है, और उसकी जो जिम्मेदारी दी गई, किसको दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, कि आप राज्यों का एकीकरण करें। ठीक है, तो जितनी रियासतें थी उसमें से लगभग 549, यानी कि 549 जो रियासतें थी वो तो भारत में शामिल हो गई, क्योंकि इससे पहले उनको एक अधिकार दिया गया था कि आपके पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, या तो आप भारत संघ में शामिल हो जाए, ठीक है, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, और या फिर स्वतंत्र रहे, यानी कि किसी का भी हिस्सा न बने। तो इसके अनुसार क्या हुआ, लगभग 549 जो रियासतें थी वो तो भारतीय संघ में शामिल हो गई, जो भारतीय शासन, जो भारतीय क्षेत्र के समीप थी। ठीक है, भारतीय क्षेत्र क्या थी, समीप। उसमें शर्त ये रखी गई थी कि जिन रियासतों की भौगोलिक दूरी जिस राष्ट्र के समीप होगी और वह अपनी सहमति से उसमें जाना चाहेगी तो उसमें जा सकती है। ठीक है, तो इस दौरान इसमें 549 रियासतें क्या हुई, भारत में सम्मिलित हो गई। इसमें से जो 3 रियासतें थी, 3 रियासतें कौन कौन सी थी, एक तो थी हैदराबाद, दूसरी थी जूनागढ़, और तीसरी थी, क्या थी तीसरी, कश्मीर। ठीक है, तो ये 3 रियासतें क्या हो, ये शेष रह गई, जिसमें आने वाले समय में फिर हैदराबाद को तो क्या किया, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया गया। ये एक ऐसी रियासतें थी जो अड़ी थी अपनी बात पर कि हम भारतीय क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ठीक है, और भारतीय संघ का हम हिस्सा नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। जूनागढ़ एक ऐसी रियासत थी जिसकी जनता जो थी, ठीक है, जो जनता थी वहां पर क्या हुआ, मतदान करा गया। ठीक है, और सामान्य मताधिकार के आधार पर इसको क्या किया, इन्होंने कहा कि हमारा मत तो ये है, हम तो भारत में आना चाहेंगे। ठीक है, हमें तो भारत में शामिल कर लो। तो जूनागढ़ तो क्या हुआ, मताधिकार के आधार पर क्या हुआ, भारत में शामिल हो गया। अब रह गई कश्मीर। ठीक है, कश्मीर को क्या किया, विलय पत्र के
आधार पर भारत में शामिल किया गया। ठीक है, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराए गए वहां के महाराजा द्वारा और इसको भारत में सम्मिलित कर लिया गया। हालांकि कश्मीर के आधे भाग पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पीओके, यानी कि पाक ऑथराइज्ड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, चलिए। अच्छा, जो रियासतें होती है ना, ये क्या होती थी, रियासतें छोटी छोटी एक मतलब राज्य थे, स्वतंत्र राज्य थे जिन पर राजा महाराजाओं का शासन होता था। ठीक है, और ब्रिटिश काल में क्या था, जो प्रांतों की संख्या थी, ठीक है, वो क्या थी, ब्रिटिश शाही राजशाही के अधीन थे। लेकिन जो रियासतें थी वे थी तो स्वतंत्र, लेकिन ब्रिटिश सरकार से उसका क्या था, संबंध था। ठीक है, कोई भी जो निर्णय लेते थे ना, तो बिना ब्रिटिश सरकार की अनुमति के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि टोटल संप्रभु इकाई वो नहीं थी, यानी कि स्वतंत्र उनको हम नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि मैंने कहा, भारत क्या है, अगर भारत को अनुच्छेद 1 से 4 तक, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या अधिकार है कि भारत जितने भी जो भौगोलिक इकाई के आसपास के जितने क्षेत्र है, ठीक है, यदि वे पहले से स्वतंत्र है तो ये भारत का हिस्सा बन सकते हैं, या भारत क्या कर सकता है, क्रय पत्र के आधार पर, यानी कि उनको खरीद भी सकता है। ठीक है, या अगर वहां की जनता भारत में सम्मिलित होने का निश्चय कर ले तो तब भी सम्मिलित हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार में कई विधान बनाए गए हैं। अच्छा, अब आते हैं अनुच्छेद 2 में। ठीक है, ये क्या है, संघ में नए राज्यों का प्रवेश। देखिए, अब क्या आता है, अनुच्छेद 2, संघ में नए राज्यों का प्रवेश व गठन। भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो विधि द्वारा स्थापित क्या है, विधि द्वारा स्थापित कुछ निबंधनों या शर्तों के अनुसार, ठीक है, भारतीय संघ में नए राज्यों का गठन और उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है भाई, तो क्या होगा, नए राज्यों का प्रवेश उसमें किया जा सकता है। जैसे कोई रियासत है, ठीक है, तो 2 रियासतों को बनाकर क्या बना जाएगा, राज्य बना जाए। ठीक है, तो संसद को ये अधिकार है, केवल संसद को। ठीक है, और संसद के अंतर्गत क्या आता है, भारतीय संसद के अंतर्गत क्या क्या है, लोकसभा और राज्यसभा, तीसरा कौन है, राष्ट्रपति। इन 3 अंगों से मिलकर क्या बनती है, भारतीय संसद का निर्माण होता है। ठीक है, केवल ये अधिकार किसे है, भारत की संसद को, ना कि विधानमंडल को, राज्य के विधानमंडल को। ठीक है, राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल अनुच्छेद यानी कि 2 में संघ में जो नए राज्यों का प्रवेश और गठन कौन कर सकती है, भारतीय संसद। अच्छा, अनुच्छेद 1 में वो एक और बात रहेगी महत्वपूर्ण, भारतीय संघ में राज्य जो है, ठीक है, सम्मिलित किए जा सकते हैं और राज्य उससे अलग नहीं हो सकते। ठीक है, इसीलिए राज्यों को विभक्त किया जा सकता है लेकिन संघ को नहीं, और इसीलिए कहा गया है कि भारत क्या है, भारत क्या है, विभाज्य राज्यों का, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। क्या है, भारत क्या है, विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, यानी कि विभाज्य राज्य, यानी कि राज्यों को तो विभाजित किया जा सकता है लेकिन संघ को नहीं। ठीक है, संघ को विभाजित नहीं किया जा सकता। इसमें राज्यों पर जो प्रशासन करने का अधिकार है वो किसका है, राज्य विधानमंडल का, और उस दौरान वो एक संपूर्ण स्वतंत्र इकाई है। ठीक है, उसमें संघ को कोई अधिकार नहीं है उसके प्रशासन के बारे में वो हस्तक्षेप करे। जबकि संघ, जो संघ शासन है, संघ पर किसका अधिकार है, संघ पर अधिकार है केंद्र सरकार का। ठीक है, संघ के रूप में, केंद्र सरकार के रूप में संघ को स्वच्छ शासित कौन करता है, केंद्र सरकार। ठीक है,
इसके बारे में सभी निर्णय कौन लेती है? केंद्र सरकार। चलिए अब आते हैं आर्टिकल 3 में। अनुच्छेद 3, ठीक है, नए राज्यों के निर्माण व परिवर्तन संबंधी। ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये, नए राज्यों का निर्माण। और इससे भी जो इंपॉर्टेंट है ना वो है अनुच्छेद 4, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताया गया है कि संसद जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। इसमें 2 में और 3 में केवल एक डिफरेंस है, मेन डिफरेंस आप इसको ध्यान में रखिए कि अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश व गठन से संबंधित है, ठीक है। लेकिन 3 में क्या है? नए राज्यों का निर्माण और उनकी सीमाओं में परिवर्तन, ठीक है, या उनकी भौगोलिक मानचित्रण में संसद उसको क्या कर सकती है? परिवर्तन कर सकती है। जैसे ए कोई क्या है? रियासत है या एक स्वतंत्र क्षेत्र है, क्या है? स्वतंत्र क्षेत्र है। अब ए ने कहा कि मुझे भारतीय संघ में सम्मिलित कर लीजिए और मतलब मुझे एक राज्य का दर्जा दे दीजिए, ठीक है। तो भारतीय संसद क्या करेगी? अनुच्छेद 3 के तहत एक संशोधन प्रस्ताव लाएगी, ठीक है। संशोधन प्रस्ताव क्या होगा? सामान्य बहुमत से जो पारित हो, ठीक है। इसी के ऊपर क्या है? अनुच्छेद हम 4 को परिभाषित करेंगे, ठीक है। तो संसद क्या करेगी? उसमें संविधान संशोधन होगा और ए को क्या करेगी? ये भारतीय संघ में शामिल कर लेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में संसद को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? अनुच्छेद 3 के तहत संसद को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। नंबर 1 क्या होगा कि संसद जो चाहे ना विधि के तहत दो राज्यों, ठीक है, दो विभिन्न राज्यों या उन राज्यों में से, ठीक है, दो राज्यों या राज्यों में से एक क्षेत्र, एक पार्टिकुलर एरिया उसको चुनकर क्या कर सकती है? एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। मान लिया बात, ये क्या है? यूपी है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसमें से एक नए राज्य का गठन किया जाना है और राज्य विधानमंडल से सहमति। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, संसद जब भी किसी राज्य की सीमाओं, ठीक है, या उसके क्षेत्रों में परिवर्तन करेगी या उसके, अच्छा, संसद को क्या क्या अधिकार है? किसी 2 या 2 से अधिक राज्यों में से कोई क्षेत्र चुनकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है, या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य का सीमा क्षेत्र घटा सकती है या उसको क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है, ठीक है। कोई छोटा राज्य है उसको क्या कर सकती है? बड़ा कर सकती है, उसका क्षेत्र बढ़ाकर दूसरे राज्य में से लेकर, ठीक है, या उसको घटा सकती है। लेकिन संसद जो है किसी राज्य को क्या समाप्त नहीं कर सकती, ठीक है, किसी राज्य को मतलब समाप्त नहीं कर सकती, उसका क्षेत्र किसी दूसरे राज्य में मिलाकर एक नए राज्य का तो निर्माण कर सकती है, ठीक है। हाँ, और तीसरी बात यह है, संसद जो भारतीय राज्य है या उसका जो क्षेत्र है वो किसी अन्य देश को उसको नहीं हस्तांतरित कर सकती, ठीक है। अच्छा, जब किसी नए राज्य का निर्माण किया जाना हो, क्या किया जाना हो? निर्माण किया जाना हो या उसकी सीमा में परिवर्तन किया जाना हो कि आपकी सीमा यहां तक है तो मैं इसको यहां तक लूंगा, ठीक है, या उसकी सीमा क्षेत्र में क्या किया जाना हो? परिवर्तन किया जाना हो, तो ये प्रस्ताव जो है ना, सबसे पहले संसद राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेगी। राष्ट्रपति की क्या लेगी? अनुमति। और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के पश्चात क्या करेगी? संबंधित विधानमंडल जो है, संबंधित राज्य का जो विधानमंडल होगा
उसको ये भेजेगी। ठीक है, कि आपके राज्य में क्या किया जाना है, संशोधन किया जाना है आपके राज्य की सीमा में। ठीक है, अच्छा उसमें राज्य ये एक निश्चित समय सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें राज्य अपना उसमें क्या करे, बहुमत दे या न दे, यानी कि राज्य की उसमें सहमति हो या न हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। संसद उस राज्य की सीमा क्षेत्र में तब भी परिवर्तन करने का अधिकार रखती है यदि राज्य का विधानमंडल उसमें सहमति न भी देता हो। ठीक है, तो यानी कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं संघ यानी कि संसद को क्या है, किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में बिना विधानमंडल राज्य के विधानमंडल की अनुमति के भी प्रावधान करने का अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आइए अनुच्छेद 4 पर। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे, उपरोक्त के जितने अनुच्छेद यानी 2, 3, अनुच्छेद 2 यानी कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश व गठन से संबंधित, और अनुच्छेद 3 क्या है, नए राज्यों के निर्माण व परिवर्तन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 368 अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये 368 है क्या भाई, मैंने कहा अनुच्छेद 368, आप पूछेंगे 368 है क्या। ठीक है, अनुच्छेद 368 संसद का वह विशेषाधिकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत संसद एक विशेष बहुमत लाती है, यानी कि विशेष विधेयक पारित करती है इसके अंतर्गत। ठीक है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आर्टिकल है। तो अच्छा इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत पारित करने के लिए कुछ विभिन्न शर्तें हैं। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत तभी कोई विधेयक पारित किया जा सकता है जब संसद में संसद का जो कुल बहुमत है, संसद का कुल बहुमत, ठीक है, और उस समय संसद में क्या है, संसद में मतलब उपस्थित जितने सदस्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा कुल बहुमत, और उस समय संसद में उपस्थित कुल जितने सदस्य हैं उनके 2/3 बहुमत से प्रत्येक सदन में वो विधेयक पारित हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रत्येक सदन में होगी, प्रत्येक सदन जैसे कि पहले लोकसभा में जाएगा। ठीक है, कोई भी ला सकता है, मंत्री हो कोई या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कोई सदस्य हो। ठीक है, कोई भी अनुच्छेद 368 के तहत उस विधेयक को ला सकता है, लेकिन शर्त ये रहेगी कि प्रत्येक सदन में वह विधेयक पारित अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद जब विधेयक मतलब पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति को यह अधिकार बिल्कुल भी नहीं है कि वह उसको निरस्त कर दे, ठीक है, या पुनर्विचार के लिए उसको वापस लौटा दे। ठीक है, अगर एक बार राष्ट्रपति के पास विधेयक दोनों सदनों में से पारित होकर पहुंच गया तो उसको उस पर सहमति देनी आवश्यक है। ठीक है, उसको उस पर सहमति देनी ही देनी पड़ेगी, उसको मतलब वापस नहीं कर सकता। ठीक है, या पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता कि भाई एक बार आप इस पर विचार कर लो दोबारा से, उसमें उसको कुछ भी राय देने का अधिकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कहा 368 के अंतर्गत क्या है, अलग अलग सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग इसको पारित किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तब जाकर अनुच्छेद 367 की प्रक्रिया पूरी होती है। तो इसमें अनुच्छेद 4 में कहा गया है कि उपरोक्त के जो अनुच्छेद है 2 और 3 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं माने जाएंगे। इसका कारण ये है कि जो संसद द्वारा जो संशोधन होगा ये अनुच्छेद 2 और 3 में, ये एक सामान्य प्रक्रिया होगी, सामान्य विधायी प्रक्रिया होगी। ठीक है, यानी कि साधारण बहुमत से इसको
पारित किया जा सकता है। अच्छा, अनुच्छेद 368 के संबंध में, ये तो केवल राज्यों के संबंध में है, ठीक है। और अगर बात आए संघ, यानी कि संघ के जो विधान है उसको परिवर्तित करने की, तो संघ के संबंध में क्या होना चाहिए? आधे राज्य, संपूर्ण भारत के आधे राज्यों द्वारा क्या होना चाहिए? एक बहुमत होना चाहिए, ठीक है। संपूर्ण राज्यों के आधे राज्यों द्वारा उसका क्या होना चाहिए? मतदान होना चाहिए, यानी कि सहमति होनी चाहिए आधे राज्यों की, कि भाई आधे राज्य उसके लिए सहमत है, ठीक है। तब हम संघ संबंधित विधान में क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि उपरोक्त जो अनुच्छेद है 368, ये मतलब इसके अंतर्गत क्या होगा? ये संशोधित नहीं किए सकते, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, भारत में भारतीय संविधान में क्या विशेषता है? इसमें ये है कि राज्य जो है ना, वे संसद जो है ना, भारतीय संसद, उसमें राज्यों की बिना अनुमति के लिए भी राज्यों में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है। तो यानी कि उसमें राज्यों के अस्तित्व की वो क्षेत्र जो एकता है उनकी, उसको गारंटी नहीं दी गई है, ठीक है। लेकिन अमेरिका के संविधान, अमेरिका में इसका उल्टा है। हमारे यहाँ तो क्या है, संसद को अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है राज्यों से, उसमें मतलब हेर फेर और बदलाव परिवर्तन कर सकती है उसकी सीमाओं में। लेकिन अमेरिका में क्या है, जो संबंधित राज्य है उनसे इसको अनुमति लेनी आवश्यक है अमेरिका में, ठीक है। और बिना राज्यों की सहमति के अमेरिका में जो राज्यों की सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। ना किसी का नाम बदला जा सकता, ना किसी की सीमाओं के क्षेत्र में मतलब सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता। इसीलिए अमेरिका को, भारत को तो क्या कहा गया है? क्या कहा गया? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ। लेकिन अमेरिका में कहा गया है अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ, ठीक है। क्योंकि इसमें अमेरिका बिना राज्यों की सहमति से कोई काम नहीं कर सकती। अब प्रश्न ये आया उच्चतम न्यायालय के सामने कि क्या संसद, ठीक है, क्या संसद भारतीय राज्यों का जो क्षेत्र है उसको किसी अन्य देश को हस्तांतरित कर सकती है, ठीक है। यानी कि भाई राज्यों पर तो क्या हुआ, संसद का पूर्ण एक अधिकार होगा, ठीक है, जब चाहे तब संशोधन कर दिया। तो प्रश्न ये हुआ कि क्या संसद को ये भी अधिकार है कि राज्यों से कोई क्षेत्र लेकर उसको दूसरे देश को हस्तांतरित कर दे? तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने एक अपनी विवेचना दी कि भारतीय संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है, जो निर्माण और परिवर्तन संबंधी जो अधिकार है केवल वो ही है, और इसको किसी दूसरे देश को हस्तांतरित नहीं कर सकती, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले क्या था, जो पश्चिम बंगाल का एरिया था ना, जो बंगाल था ना, और पूर्वी बंगाल, जो कि किसको दे दिया गया था? पाकिस्तान को। विभाजन के समय क्या किया था, बंगाल में से पूर्वी बंगाल का हिस्सा काटकर किसको दिया था? पाकिस्तान को। और इधर पश्चिम उत्तर भारत में पाकिस्तान का एरिया हो गया था, ठीक है। तो इसको अब जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, इसको क्या बोलते हैं? बेरुवाड़ी संघ, ठीक है। आगे आएगा, इसके बारे में कई विवाद है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्णय है, ठीक है। अच्छा, तो हाँ, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं कर सकते, और संसद को ये कोई अधिकार है नहीं कि आप उसमें से राज्य कोई क्षेत्र काटकर आप किसी दूसरे देश को दे दें। ऐसा तो तभी कह सकता है जब आप आर्टिकल 368 में ही संशोधन करें, यानी कि 368 के तहत संविधान में क्या करें? संशोधन। और इसीलिए 9वां संविधान संशोधन आ गया,
ठीक है। 1960 में उपरोक्त क्षेत्र क्या किया गया, पाकिस्तान को दे दिया गया, ठीक है, यानी कि पूर्वी बंगाल। अच्छा चलो भाई, अच्छा अब 1969 में 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक और निर्णय दिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपना निर्णय दिया कि राज्य की जो दो देशों की मतलब सीमा क्षेत्रों का जो निर्धारण विवाद है, ठीक है भाई, जो दो देशों की सीमाओं का विवाद है उसको बिना किसी संविधान संशोधन के हल किया जा सकता है। कैसे वो किया जा सकता है, कार्यपालिका द्वारा, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार उसमें उचित कदम उठा सकती है, ठीक है। तो उसमें संविधान संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या किया, इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस नियम को ध्यान में रखते हुए 100वां संविधान संशोधन लाया गया, ठीक है। 100वां संविधान संशोधन कब लाया गया, 2015 में, ठीक है। और इसके तहत क्या किया गया, बांग्लादेश के क्या थे, भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद था ना, भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश के मध्य जो सीमा विवाद था, ठीक है, उसमें क्या किया गया, भारत के 111 और बांग्लादेश के 51 क्षेत्र, भारत ने तो 111 क्षेत्र किसको दे दिए, बांग्लादेश को, और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र किसको दे दिए, भारत को, ठीक है। इस प्रकार ये राज्य की जो मतलब सीमा विवाद था उसको सुलझाया गया, ठीक है, ठीक है भाई। तो चलिए अब आगे, इसके बाद में क्या होता है, विभिन्न रियासतों का और भारतीय राज्यों का क्या किया, उसमें मतलब भारतीय संघ में विलय हो गया, ठीक है। उसके बाद मांग उठने लगी कि भाई हमारा जो राज्य है, मतलब राज्यों को जो है ना उसको भाषाई आधार पर आप बांट दे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, एक सबसे पहले धर आयोग की नियुक्ति की गई, एक आयोग बनाया गया, उसका नाम था धर आयोग, एस के धर, एस के धर, इसके कौन थे, अध्यक्ष थे, ठीक है भाई। और इसको जून 1948 में नियुक्त किया गया। इसको एक जांच सौंपी गई कि आप भारत के विभिन्न इलाकों का दौरा कीजिए और भ्रमण करके मतलब सर्व जांच करने के बाद आप अपनी रिपोर्ट पेश कीजिए कि भारत का जो राज्यों का जो गठन होना चाहिए वो किस आधार पर करे, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि भारत के जितने राज्य हैं उनका जो गठन किया जाना चाहिए वो प्रशासनिक और वित्तीय एवं आर्थिक क्षेत्र के आधार पर किया जाए, ठीक है। लेकिन एक तरफ राज्यों की मांग थी, राज्यों की जनता की, कि हमारा जो राज्य गठन है वो भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। तो विवाद उठ गया, भाषाई आधार पर करें या प्रशासनिक सुविधा के अनुसार करें, ठीक है। अच्छा, तो एस के धर ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, दिसंबर 1948 में, और बताया कि मतलब राज्यों का जो गठन है ना वो भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुख सुविधाओं के आधार पर किया जाना चाहिए। लेकिन इस संबंध में क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एक नई समिति की स्थापना कर दी जिसको जेवीपी समिति बोला गया। कब की गई, दिसंबर 1948 में। जेवीपी समिति यानी कि
जवाहरलाल नेहरू। इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और वी से मतलब है वल्लभ भाई पटेल, और पी से मतलब है पट्टाभी सितार मैया, पट्टाभी सिदार मैया। तो ये 3 सदस्य इस समिति में थे। ठीक है, अब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करी उसको अप्रैल 1949 में पेश की, और औपचारिक तौर पर इन्होंने माना कि राज्यों के गठन का जो आधार होना चाहिए वो भाषा होना चाहिए। ठीक है, औपचारिक तौर पर इसकी इन्होंने मतलब संज्ञा दी। लेकिन दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा इसकी तीव्र मांग होने लगी। ठीक है, जगह जगह प्रदर्शन होने लगे। ठीक है, हड़तालें, विरोध प्रदर्शन होने लगे, दंगों तक हालात पहुंच गए। इस संबंध में कांग्रेस के जो एक कार्यकर्ता थे उनका नाम था पोंटी श्रीरामुलु। पोंटी श्रीरामुलु कांग्रेस के एक क्या थे? कार्यकर्ता। तो ये धरने पर बैठे थे, 56 दिन तक भूख हड़ताल पर थे। 56 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की, और 56 दिन के बाद इनका क्या होगा? निधन होगा, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई तब की भूख हड़ताल के बाद। इसीलिए सरकार ने 1953 में क्या किया? मद्रास क्षेत्र से तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे ना, तेलुगु भाषी जो क्षेत्र थे उनको अलग कर दिया, और अलग करके एक नए राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण कर दिया। आंध्र प्रदेश ये पुनर्गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आंध्र प्रदेश। अब होता क्या है, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषाई आधार पर। ठीक है, तो अब देश से अन्य राज्यों की मांग उठने लगी कि भाई हमें भी अलग राज्य बनाओ, हमें बनाओ। तब सरकार ने क्या किया? तब सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, कब की? 1953 में। ठीक है, एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की, जिसका नाम क्या कहा गया? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, यानी कि कोई भी आयोग बनाया जाए, कोई समिति बनाई जाए, उसके जो अध्यक्ष होते हैं उसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है। यानी कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। ठीक है, इसमें 2 सदस्य और सम्मिलित थे। कौन कौन से थे? हृदयनाथ कुंजरू, पहले तो कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, और तीसरे थे H.N. पणिक्कर। ठीक है, H.N. पणिक्कर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी, और इन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि मतलब राज्य भाषाई क्षेत्र के जो जनता थी वे क्या चाहती थी कि एक राज्य और एक भाषा का विधान हो, यानी कि प्रत्येक राज्य की एक अपनी एक अलग भाषा हो। ठीक है, और उसकी पहचान ही राज्य हो। लेकिन इन्होंने क्या किया? फजल अली आयोग ने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि भाई इससे तो भारत की राष्ट्र एकता और अखंडता जो है वो खतरे में पड़ सकती है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत जो धरोहर है, और भारत की जो सांस्कृतिक मतलब जो इसकी क्षेत्र एकता है वो उसका खंडन हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इस बात को तो कर दिया अस्वीकार कि भाई एक राज्य की एक भाषा हो। ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार ने क्या किया? इनकी मांग को, और फजल अली आयोग ने क्या किया? 16 राज्य
16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को गठित करने की इन्होंने संस्तुति प्रस्तुत की अपनी, ठीक है, कि आप 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, ठीक है। लेकिन अंत में केंद्र सरकार ने इनकी कुछ मांगों को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों का क्या किया, गठन किया, ठीक है। जैसे पहला तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या किया, जैसे कोचीन में से ये क्या थी, छोटी रियासतें थी, जैसे त्रावणकोर होगी, ठीक है, कोचीन हो गई, तो कोचीन में से त्रावणकोर जो रियासत थी ये ली, मद्रास से मालाबार का क्षेत्र ले लिया, ठीक है। और दक्षिणी कन्नड़ क्षेत्र जो था नीचे दक्षिणी भारत में, वहां से एक लिया इन्होंने कसोरेगढ़, त्रावणकोर, मालाबार और कसोरगढ़, इन तीनों को मिलाकर इन्होंने क्या बनाया, नया राज्य बना केरल, ठीक है भाई, नया राज्य केरल का निर्माण हुआ। इसी तरह इन्होंने क्या किया, मध्य भारत का कुछ क्षेत्र ले लिया, ठीक है। और जैसे विंध्य क्षेत्र हो गया, उसका विंध्याचल पर्वत का आसपास का यानी कि विंध्य क्षेत्र हो गया। और एक जो अलग रियासत थी उस टाइम पर, मतलब भोपाल, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या किया गया, मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया, ठीक है। ऐसे फिर जैसे महाराष्ट्र बन गया, महाराष्ट्र और गुजरात हो गया, ठीक है। और जैसे कुर्ग किसको समर्पित कर दिया गया, इन्होंने कुर्ग से इन्होंने मैसूर, तो बाद में चलकर कर्नाटक बना, ठीक है भाई। महाराष्ट्र और गुजरात के जो क्षेत्र थे, शुरुआत में इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र और गुजरात इसके जो क्षेत्र थे, इन संपूर्ण क्षेत्रों को एक सबसे बड़ा राज्य बंबई बना दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, भाषा के आधार पर जब इन्होंने पुनर्गठन किया तो महाराष्ट्र से क्या लिया इन्होंने, मराठी क्षेत्र अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या थी, मराठी भाषा बोली जाती थी। और गुजरात में क्या था, यहाँ पर गुजराती भाषा बोली जाती थी, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग कर दिया, गुजराती वालों को गुजरात बना दिया, मराठी वालों को महाराष्ट्र बना दिया, ठीक है भाई। चलिए, ऐसे ही जैसे दादरा एवं नगर हवेली है, ठीक है, उससे संघ शासित प्रदेश बना, जैसे क्या था, दादरा व नागर हवेली, ठीक है। तो 1954 तक यहां पर क्या था, इस पर मतलब पुर्तगाल का शासन था, ठीक है। किसका था, पुर्तगाल यहाँ पर अपना शासन कर रहे थे। तब इसको मतलब पुलिस बल के आधार पर क्या किया, आजाद करा लिया गया, ठीक है। जैसे फ्रांसीसी क्षेत्र था किसका, पुदुचेरी, ठीक है। पुडुचेरी के कितने थे, 3 भाग थे, और उन पर क्या था, पुदुचेरी पर फ्रांसीसियों का नियंत्रण था। जैसे उसके कुछ क्षेत्रीय भाग थे, जैसे कराईकल हो गया, माहे, ठीक है, यनम हो गया, उन तीनों को मिलाकर क्या किया गया, फिर पुदुचेरी यानी कि पांडिचेरी, इसका निर्माण किया गया। इसी तरह क्या था, दादरा एवं नगर हवेली, ठीक है, 1954 मतलब, ठीक है। 1961 तक यहाँ पर क्या था, जो वहां की जनता थी ना, उनके द्वारा यहाँ पर क्षेत्रीय शासन चलाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको क्या किया, इसको संघ शासित क्षेत्र का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। ये क्या बन गया, यूटी बन गया, ठीक है भाई। तो इसी तरह क्या हुआ, सभी राज्यों का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये था
आज का हमारा सेशन, ठीक है, जिसमें आपने अनुच्छेद 1 से लेकर और 4 तक के बारे में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या आएगा, अनुच्छेद 5 से क्या होगा 11, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 में क्या थी, नागरिकता, ठीक है। तो कल हम इस शासन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा, ठीक है। इसलिए अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।